हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। सो आज के लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं वन मोर एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर मोशन विच इज़ वेरी कॉमन एंड यू मस्ट हैव ऑब्जर्व्ड इट। यस, द टॉपिक ऑफ डिस्कशन ऑफ दिस लेक्चर इज गोइंग टू बी मौत का कुआं। सुना आपने? द वेल ऑफ डेथ। उसके पीछे फिजिक्स क्या है? सो इन दिस लेक्चर हम उसका पूरा एनालिसिस करने वाले हैं। सो गेट रेडी फॉर दैट। चलिए, सो द कॉन्सेप्ट दैट वी आर टेकिंग टुडे इज well of death. Okay, so now try to visualize. अगर आपने देखा है या आपने नहीं देखा है, see if you have seen it, very easy to understand कि होता क्या वहाँ पर अगर आपने नहीं देखा है वहाँ पर, so I'll just try and demonstrate that to you. मैं कोशिश करूँगा कि आप उसको समझें. So basically बच्चों, what we say in well of death, ऐसे एक सिलेंडर होगा, एक सिलेंड्रिकल चीज होगी जिसको हम कुआं बोलेंगे, द वेल, और इसके अंदर वाले सरफेस पर कोई भी स्टंटमैन, मोटरसाइकिलिस्ट ऐसे गोल गोल घूम रहा होगा अंदर के सरफेस पर विदाउट फॉलिंग डाउन। ठीक है? सो इनर सरफेस पर वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने वाला है बिना नीचे गिरे हुए। आर यू रेडी फॉर दैट? वो करते क्या है, यहाँ से धीरे धीरे ऊपर आते, फिर दे गो इंक्रीजिंग द स्पीड, सो गे एक लेवल पर आएंगे, देन they keep on revolving on that vertical surface. This is the concept of, or this is what happens in the well of death. मौत के कुएं में ऐसा होता है. Now first we need to visualize it. इसको पहले visualize करना बहुत ज़रूरी है. So I will try to demonstrate with the help of this. ये क्या है, उसमें आपका इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए बच्चों. So मान लीजिए वो मोटरसाइकिलिस्ट है, ये इसके बाहर वाले सरफेस पर एज यू कैन सी ऐसे गोल गोल घूमने वाला है. ऑल्दो ये बाहर के सरफेस पे नहीं होगा, अंदर होगा, बट इसको अंदर अगर मैं मूव करूंगा तो आप देख नहीं पाओगे. दैट इज द रीजन वाई मैं इसको बाहर के सरफेस पर ऐसे घुमा के आपको बता रहा हूँ. सो इट इज गोइंग टू मूव ऑन दिस सरफेस ऑफ द सिलेंडर. आर यू एबल टू विजुअलाइज दैट? ये समझ में है? इस सरफेस पर वो, या आप ऐसे भी घुमा सकते हो. तो बेसिकली वो वर्टिकल दीवार पर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन करता है. इंपॉर्टेंट है बच्चों, याद रखना, वर्टिकल वॉल पर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन करने वाला है. ठीक है? ये उसका विजुअलाइजेशन हुआ. अब उसमें कॉन्सेप्ट क्या है, उसमें फिजिक्स क्या इन्वॉल्व है, वो हम देखते हैं. एक पॉइंट तो याद रखना बच्चों कि इट इज गोइंग टू परफॉर्म हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन ऑन अ वर्टिकल वॉल. ओके, अब बिफोर वी प्रोसीड फर्दर स्टूडेंट, कुछ इंपॉर्टेंट या बेसिक्स है जो क्लियर होना चाहिए. फॉर एग्जाम्पल, मान लीजिए ये जो वॉल है जिस पर ये बोर्ड सस्पेंडेड है, इट इज पार्ट ऑफ दैट मौत का कुआं. ओके, सो अब अगर ये मोटरसाइकिल इस पर इस पोजिशन में है, मैं इसको छोड़ दूं डस्टर को, तो उसकी नेचुरल टेंडेंसी क्या होगी बोलो? इट विल ट्राई टू, बिकॉज ऑफ द वेट ये नीचे जाएगा. विजुअलाइज कर, एक ब्लॉक को रख दे दीवार पर, ऐसे वर्टिकल दीवार पर, छोड़ो, कहाँ जाएगा? नीचे गिरेगा ना ऐसे. सो दैट मीन्स इसका नेचुरल टेंडेंसी विथ रिस्पेक्ट टू सरफेस क्या, वो वेट की वजह से नीचे जाने वाला है. बराबर. तो फ्रिक्शन कहाँ लगेगा? रिलेटिव मोशन की कोशिश नीचे हो रही है तो फ्रिक्शन ऊपर लगने वाला है. पहले समझ में आया? वेरी गुड. फिर ये सरफेस है, उसको ये ब्लॉक पुश कर रहा है, तो सरफेस उस पर क्या देगा? नॉर्मल रिएक्शन. डू रिमेंबर, नॉर्मल रिएक्शन एक्ट्स नॉर्मल टू द सरफेस, यानी नॉर्मल रिएक्शन ऐसे आने वाला है. क्लियर? सो कौन कौन सा फोर्स आएगा यहाँ पर, एक बार वापस से बोलो. वेट विल एक्ट वर्टिकली डाउनवर्ड, फ्रिक्शन ऊपर उसको अपोज करने के लिए, और नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल टू द सरफेस इस तरफ आएगा. जब ये व्हीकल यहाँ मूव कर जाएगा ऑन दिस सरफेस, नॉर्मल रिएक्शन ऐसा हो जाएगा. अब सोचो अगर ये गोल गोल घूमने वाला है तो ये नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल टू द सरफेस ऐसे घूमने वाला है साथ में. सो दिस इज हाउ इट इज गोइंग टू परफॉर्म सर्कुलर मोशन. आई होप यू आर एबल टू अंडरस्टैंड इट. क्या ये विजुअलाइज हुआ? करेक्ट, वेरी नाइस. ओके, सो वापस से अभी ये सेम चीज अगर मैं इस वर्टिकल वॉल पर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं, प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दैट. सो ये मान लीजिए वो डस्टर या स्टंटमैन, तो इसका वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट करेगा, फ्रिक्शन कहाँ लग रहा होगा? ऊपर, और नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल टू द सरफेस, दीवार को नॉर्मल इस तरफ आएगा. पर आपका जो मोटरसाइकिलिस्ट है या स्टंटमैन है, वो इस हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूमने वाला है. बराबर. आई जस्ट ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट दैट टू यू. सो दिस इज सेंटर. ओके, थोड़ी देर के बाद जब ये मान लीजिए यहाँ पर होगा, यहाँ पर, तो इसका वेट ऐसा एक्ट कर रहा होगा नीचे की तरफ, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग रहा होगा, नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल टू द सरफेस ऐसे. जब वो यहाँ पर होगा तो क्या होगा बच्चों? वेट नीचे की तरफ लग रहा होगा, फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लग रहा होगा,
और नॉर्मल रिएक्शन इस तरफ. नाउ इफ यू आर एबल टू विजुअलाइज दिस इन 3 डायमेंशंस, अगर आप इसको 3D में इमेजिन करोगे बच्चों, तो वेट नीचे लग रहा होगा, फ्रिक्शन ऊपर लग रहा होगा और नॉर्मल रिएक्शन ऐसे सेंटर की तरफ आएगा. प्लीज अंडरस्टैंड दिस. ओके, ये पोजिशन पे थोड़ी देर में जब वो टर्न करके ऐसे जाएगा, सो वेट, फ्रिक्शन, नॉर्मल रिएक्शन. अभी भी ये सेंटर की तरफ है. जब वो इस पोजीशन पर आ जाएगा तो सेंटर इधर है. अब ये जो ब्लैक मार्कर है जो छुप चुका है, जो कि नॉर्मल रिएक्शन, क्या वो सेंटर की तरफ है? यहां पर आने के बाद स्टिल इट इज टुवर्ड्स द सेंटर. आई एम सॉरी, मैं फ्रेम से बाहर चला गया था, माफ कीजिए. सो वेट डाउनवर्ड, फ्रिक्शन अपवर्ड, नॉर्मल रिएक्शन सेंटर की तरफ है. मैं ये समझाना चाहता हूं बच्चों कि इस वाले केस में फ्रिक्शन और वेट एक दूसरे को कॉम्पेंसेट या बैलेंस करने वाले हैं. सर्कुलर मोशन परफॉर्म करने के लिए जो नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स है वो कौन प्रोवाइड करने वाला है? तो सर ने बोला था इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देता है, सर ने बोला था ग्रेविटेशनल फोर्स देता है, सर ने बोला था टेंशन दे सकता है, सर ने बोला था फ्रिक्शन दे सकता है. पर यहाँ एक नया कंडीशन हमारे सामने आया कि नॉर्मल रिएक्शन आपको सेंट्रीपिटल फोर्स दे रहा है. सर फिर से समझाइए. ओके, नो प्रॉब्लम. सो ये अगर ऑब्जेक्ट दीवार पर ऐसे मूव करने वाला है, ऐसे, ये पूरा जो बोर्ड है वो पूरे वेल ऑफ डेथ का एक पोर्शन है. सो ये पोजीशन में अगर मैं इसको रिलीज करूं तो वेट की वजह से ही नीचे जाना चाहिए, तो रिलेटिव मोशन नीचे तो फ्रिक्शन ऊपर, और नॉर्मल रिएक्शन नॉर्मल टू द सरफेस ऐसे आएगा. अब इसका अगर सर्कल ऐसे बनने वाला है तो इस तरफ तो सेंटर होगा, सो नॉर्मल इज टुवर्ड्स द सेंटर. अगर वो इस दीवार पर भी आ जाएगा, वेट नीचे, फ्रिक्शन ऊपर, इस तरफ नॉर्मल रिएक्शन टुवर्ड्स द सेंटर. सो बेसिकली बच्चों इस वाले केस में normal reaction is going to provide the necessary centripetal force. I hope each one of you is absolutely clear with this. आया समझ में? ये इसका फ्री बॉडी डायग्राम या जो भी उसका अंडरस्टैंडिंग है कि हमने पूरे स्टंटमैन को एक डॉट मान लिया, उस पर लगने वाले सारे फोर्सेस हमने ड्रॉ किए, और एक नया चीज सीखने को मिला यहाँ पर कि नॉर्मल रिएक्शन इज टुवर्ड्स द सेंटर, सो नॉर्मल रिएक्शन इज गोइंग टू प्रोवाइड द नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स. क्लियर? चलो फिर से एक बार इसको एनालाइज करते हैं और फिर इसका कंडीशन डिराइव करते हैं कि उसको कितनी स्पीड से कम घूमना पड़ेगा सो दैट वो नीचे नहीं गिरेगा. ओके, लेट्स स्टार्ट बच्चों. ओके, सो इन वेल ऑफ दैट क्या होने वाला है? वर्टिकल सरफेस पर हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन होने वाला है. वेट नीचे खींच पुल करेगा, सरफेस के अलॉन्ग मोशन नीचे होने वाला है वेट की वजह से, तो फ्रिक्शन ऊपर की तरफ लगेगा और नॉर्मल रिएक्शन सेंटर की तरफ आएगा. बस अगर आपको ये क्लियर है, देन आई जस्ट हैव टू राइट इक्विलिब्रियम का कंडीशंस. याद है जो बैंकिंग के वक्त किया था, लेवल रोड पे मैक्सिमम स्पीड के वक्त किया था, इक्विलिब्रियम अलोंग एक्स एक्सिस, इक्विलिब्रियम अलोंग वाई एक्सिस, जस्ट इक्वेट इट एंड यू विल बी एबल टू गेट द आंसर. फॉलोड एवरीवन? समझ में आ रही मेरी बात? ग्रेट. चलो लेट्स स्टार्ट नाउ. सो अब आई विल एक्सप्लेन इट वंस अगेन, okay, with a better diagram I would say. So let us consider that we have a well of death in which a stuntman or a motorcyclist is performing horizontal circular motion along the vertical wall in any particular situation. किसी एक पोजीशन पर, मान लीजिए वो इस पॉइंट पर है, as shown in the figure. In this position the weight will act downward, फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ऊपर की तरफ और नॉर्मल रिएक्शन सेंटर की तरफ. ठीक है, आप ये इस पोजीशन पर भी ड्रॉ कर सकते हैं. सो अगर ये पर्सन इक्विलिब्रियम में रहना चाहता है तो आप क्या लिखेंगे? फॉर इक्विलिब्रियम, यस, ट्राई टू रिपीट फॉर योरसेल्फ घर पर बैठे बैठे. फॉर इक्विलिब्रियम अलोंग वाई एक्सिस, वाई एक्सिस के अलोंग इक्विलिब्रियम की अगर बात करें बच्चों, तो क्या हम लिख सकते हैं कि उसका जो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है वो वेट के बराबर होना चाहिए, ताकि वो नीचे खिसके नहीं या नीचे गिरे नहीं. बराबर? ओके. एंड फॉर एक्स एक्सिस, along x axis, what is the condition student? कि जो सेंट्रीपिटल फोर्स है that should be equal to normal reaction. ठीक है, यानी नॉर्मल रिएक्शन को अगर मैं लिखूं तो इट शुड बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, जहां पर v उसका रिवॉल्यूशन का स्पीड है और r जो वो सर्कल का रेडियस है. ये जो डिस्टेंस है दिस इज r, जो इस सिलेंडर का भी रेडियस होगा. सो n इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r, नॉर्मल रिएक्शन विल बी इक्वल टू सेंट्रीपिटल फोर्स. बराबर है? अब बच्चों ये मुझे एक बात बताओ, क्या सर अगर वो रेस्ट पर है, मान लो उसकी वेलोसिटी 0 है, एक सिचुएशन मानते हैं,
तो फॉर्मूले के हिसाब से नॉर्मल रिएक्शन जीरो हो जाएगा, नॉर्मल रिएक्शन जीरो तो फ्रिक्शन जीरो, यानी वो स्लिप होकर के नीचे गिर जाएगा। नहीं समझ में आया? उसके वेट को फ्रिक्शन बैलेंस करना चाहिए, बराबर। और फ्रिक्शन के लिए हम ये जानते हैं बच्चों कि ऑल्सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू इज म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन, जानते हो आप, ठीक है। सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू क्या मिलने वाली है आपको, म्यू इंटू एम वी स्क्वायर बाय आर। लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू ये होगी, यानी कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन इतना या इससे छोटा होना चाहिए। दिस इज मैक्सिमम फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, यानी फोर्स ऑफ फ्रिक्शन ये या इससे कम होना चाहिए। सो एफ मैक्स विल बी एम वी स्क्वायर बाय आर, बराबर है बच्चों ये। इज दैट क्लियर? अब और एक बात बच्चों, सी नाउ इफ यू इक्वेट यू विल गेट द आंसर, एनालिसिस भी हो जाएगा, आंसर भी आ जाएगा। बट समझने वाली बात क्या बच्चों कि फोर्स ऑफ फ्रिक्शन की वैल्यू पर एक लिमिट है, और वो हम जानते हैं कि म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन है। नॉर्मल रिएक्शन का वैल्यू यहाँ पर एम वी स्क्वायर बाय आर है। इफ यू इक्वेट दीज टू, ओके, सो इफ यू इक्वेट दीज टू, व्हाट आर यू गोइंग टू गेट? क्या मिलेगा बच्चों, देखो जरा। सो अंडर लिमिटिंग कंडीशन आई कैन से दैट एम जी विल बी इक्वल टू एम वी स्क्वायर बाय आर, सॉरी म्यू टाइम्स ऑफ एम वी स्क्वायर बाय आर। So mu mv square by r, correct? So now m can be cancelled and v square will be equal to rg upon mu. अगर आपको याद है बच्चों, जब लेवल रोड था, जब कार टर्न लेती थी, जब फ्रिक्शन सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड करता था, तो v का वैल्यू था अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी। यहाँ पर देखा क्या आ रहा है, इट इज अंडर रूट ऑफ आर जी बाई म्यू। थोड़ा सोचो बच्चों कि अलग अलग सिचुएशन में फॉर्मूला वेरी कर रहा है। वो किसका फॉर्मूला, अंडर रूट ऑफ म्यू आर जी फॉर कार टेकिंग टर्न ऑन अ कर्व लेवल रोड। यहाँ पर स्टंट और वहां पर फ्रिक्शन प्रोवाइड सेंट्रीपिटल फोर्स। यहाँ पर व्हेन द स्टंटमैन इज मूविंग ऑन द वर्टिकल सरफेस इन अ हॉरिजॉन्टल सर्कल, सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय नॉर्मल रिएक्शन। सो वी स्क्वायर विल बी आर जी बाई म्यू, या आप बोल सकते हो v का वैल्यू होगा रूट ऑफ आर जी बाई म्यू। अब सवाल ये उठता है कि ये v हाईएस्ट इतना होना चाहिए या कम से कम इतना होना चाहिए, उस पर डिस्कशन करना है। इज दिस मैक्सिमम वैल्यू ऑफ v और इट इज अ मिनिमम वैल्यू ऑफ v, उस पर डिस्कशन होना चाहिए। आई वॉन्ट यू ऑल टू पॉज राइट अवे। आप यहाँ पर पॉज लो घर बैठे बैठे और 30 सेकेंड्स के लिए सोच कि सर ने v तो फाइंड कर लिया, बट ये v का मैक्सिमम वैल्यू है, मिनिमम वैल्यू है। थिंक अबाउट इट, गिव एन ऑनेस्ट अटेम्प्ट, ऑनेस्ट अटेम्प्ट दो बच्चों। ओके, सो अब सुनो जरा ध्यान से। आई होप आप सबने एक ऑनेस्ट अटेम्प्ट दिया होगा इस चीज के लिए। समझने वाली बात बच्चों ये है, क्या सर, कि उसका वेट फिक्स है, बराबर, वेट इज गोइंग टू बी फिक्स। तो वेट के सामने फ्रिक्शन एग्जैक्टली उसके वेट के बराबर होना चाहिए। तो इस बार जो लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन है, कहने से वो वेट के बराबर होना चाहिए, ठीक है। अब उसका जो फ्रिक्शन का वैल्यू है, दैट इज मैक्सिमम फ्रिक्शन जो मुझे मिल सकता है, वो म्यू इनटू एन है। और इस इक्वेशन से अगर स्पीड बढ़ते जाएगा, सो कैन वी से नॉर्मल रिएक्शन भी बढ़ते जाएगा। रिक्वायर्ड सी, अगर वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म करे तो उसको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड करने वाला था, नॉर्मल रिएक्शन प्रोवाइड करने वाला था। ये बात समझ में आ रही है, बराबर। सो अगर वो ऐसे रिवॉल्व करने वाला है, तो फॉर सर्कुलर मोशन इट विल रिक्वायर नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स, और सॉरी सेंट्रीपिटल फोर्स। हु इज गोइंग टू प्रोवाइड दैट, वो कौन देने वाला था, नॉर्मल रिएक्शन देने वाला था। अगर कार की स्पीड या उस स्टंटमैन के घूमने की स्पीड एक पर्टिकुलर स्पीड से कम हो गई, इसका मतलब नॉर्मल रिएक्शन कम हो गया। नॉर्मल रिएक्शन कम हो जाएगा तो फ्रिक्शन की वैल्यू भी कम हो जाएगी, और फ्रिक्शन की वैल्यू अगर कम होगी तो वेट बैलेंस नहीं होगा। वापस से, वेट किसकी वजह से बैलेंस हो रहा है, फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन वेट के बराबर होना चाहिए, बट फ्रिक्शन का जो मैक्सिमम वैल्यू है या जो वैल्यू है वो म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल रिएक्शन है। अगर कार की स्पीड कम होगी तो नॉर्मल रिएक्शन कम होगा। नॉर्मल रिएक्शन अगर कम हो गया, इसका मतलब क्या होगा, एफ मैक्स की जो वैल्यू है, लिमिटिंग फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, क्या वो कम हो जाएगा। अगर वो कम हो गया तो वेट बैलेंस नहीं होगा। यानी आपके कार की मिनिमम स्पीड उतनी होनी चाहिए कि उसके हिसाब से जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा वो वेट या उसकी वजह से जो फ्रिक्शन आएगा वो वेट को बैलेंस कर पाना चाहिए। सॉरी, अंडरस्टूड। इफ वेलोसिटी डिक्रीजेस
कैन वी से नॉर्मल रिएक्शन भी कम लगेगा. नॉर्मल रिएक्शन कम हुआ तो फ्रिक्शन कम हो जाएगा, और अगर फ्रिक्शन कम हुआ इसका मतलब क्या हो बच्चों, यस वो वेट को बैलेंस नहीं कर पाएगा. यानी इस बार स्पीड का एक कम से कम वैल्यू होना चाहिए. सो स्पीड की वैल्यू ज़्यादा हो गई तो स्पीड की वैल्यू अगर ज़्यादा भी हो गई तो वो स्टंटमैन बाहर थोड़ी जा सकता है, वो तो कन्फाइंड है वर्टिकल वॉल्स के बीच में. इज दैट क्लियर? तो इस बार उसका उड़ के जाने का या टैंजेंट के अलोंग भाग जाने का पॉसिबिलिटी नहीं है. सो दैट इज द रीजन वाई प्लीज कीप इन माइंड कि कम से कम इतना स्पीड होना चाहिए. इस स्पीड के लिए करस्पॉन्डिंग जो सेंट्रीपिटल फोर्स आएगा mv²/r वो नॉर्मल के बराबर हो जाएगा, और वो नॉर्मल वेट को बैलेंस कर पाएगा. क्या ये पूरा एनालिसिस समझ में आया? सो दिस इज मिनिमम वैल्यू ऑफ स्पीड रिक्वायर्ड फॉर दैट सर्कुलर मोशन. कम से कम इतना स्पीड चाहिए चाहिए. इज दैट क्लियर? आया समझ में? कि वापस से एक बार सुनो, जब सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए. सेंट्रीपिटल फोर्स नॉर्मल रिएक्शन देने वाला है. अगर उसकी स्पीड 0 तो नॉर्मल रिएक्शन 0 तो फ्रिक्शन 0 तो वेट से बैलेंस ही नहीं होगा, तो गिर जाएगा वो. तो इस बार उसकी मिनिमम स्पीड उतनी होनी चाहिए कि उसके करस्पॉन्डिंग जो नॉर्मल रिएक्शन है वो वेट को बैलेंस कर पाए. हैज एवरीवन अंडरस्टूड इट? हाँ, इतना भी डिफिकल्ट नहीं है, सिर्फ नॉर्मल रिएक्शन यहाँ इन्वॉल्व है, इसलिए थोड़ा सा डिस्कशन ज्यादा है. ओके, सो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन, या आई मीन टू से दिस इज द मिनिमम स्पीड. ये कम से कम इतना स्पीड आना चाहिए. सो इट इज द मिनिमम स्पीड. इससे कम स्पीड होगा तो नॉर्मल रिएक्शन सफिशिएंट नहीं होगा, तो फोर्स ऑफ फ्रिक्शन सफिशिएंट नहीं होगा, तो वेट बैलेंस नहीं होगा. ओके, चलो अब इसको अगर मैं ओमेगा के टर्म में लिखना चाहूं, इफ यू वांट टू राइट इन टर्म्स ऑफ ओमेगा, तो क्या लिखोगे बच्चों? कैन वी से v इज इक्वल्स टू r इनटू ओमेगा मिनिमम विल बी अंडर रूट ऑफ rg बाय म्यू. सो व्हेन यू सॉल्व इट, ओमेगा मिनिमम का वैल्यू आएगा, टेक r ऑन द अदर साइड, रूट के अंदर जाएगा g अपॉन म्यू इनटू r. सो दोनों ही रिजल्ट बच्चों आपको याद रखना है, मिनिमम लीनियर वेलोसिटी एंड मिनिमम एंगुलर वेलोसिटी फॉर दैट रिवॉल्यूशन. कम से कम उसको इतना स्पीड चाहिए ही चाहिएगा. क्या मेरी बात समझ में आई बच्चों? हैज एवरीवन अंडरस्टूड इट? ठीक है. सो ओमेगा मिनिमम इज रूट ऑफ जी अपॉन म्यू आर. ये फॉर्मूला प्लीज आप याद रखिए. ये कब अप्लाई करना है? ये वो मिनिमम एंगुलर स्पीड है जिससे कोई भी पार्टिकल वर्टिकल वॉल्स पर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर सकता है. वर्टिकल वॉल्स पर सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर सकता है. इज दैट क्लियर? आया समझ में ये बच्चों? सो दिस वाज द फर्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ टुडेज लेक्चर. आज के लेक्चर में जो पहला कॉन्सेप्ट हमको देखना था वो था वेल ऑफ डेथ. सो आप स्क्रीन को पॉज कर लीजिए, इसको अच्छे से नोट कर लीजिए, देन वी विल प्रोसीड फर्दर. ओके फाइन, चलिए. सो दिस वाज येट अनदर एप्लीकेशन ऑफ सर्कुलर मोशन. नाउ विल हैव वन मोर एप्लीकेशन. एक और एप्लीकेशन हम देखते हैं फॉर सर्कुलर मोशन. Okay, so now we are going to discuss a very important concept, that is conical pendulum. Now what I know is कि आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन ये चैप्टर कर रखा है आपने, और सिंपल हार्मोनिक मोशन वाले चैप्टर में आपने सिंपल पेंडुलम, एप्लीकेशन ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन पढ़ा है. ठीक है, जो हम पेंडुलम क्लॉक के लिए यूज कर सकते हैं. सो वैसा ही कुछ कोनिकल पेंडुलम भी है जो बेसिकली हम यूज करने वाले एंगुलर स्पीड के कैलकुलेशन के लिए. ठीक है, अब इसमें सर्कुलर मोशन कैसे इन्वॉल्व है? आई रिपीट, आपने जो सिंपल पेंडुलम पढ़ा है बच्चों, वहां पर कॉन्सेप्ट इज ऑफ ऑसिलेटरी मोशन. इन कोनिकल पेंडुलम द कॉन्सेप्ट और द थिंकिंग शुड बी बेस्ड ऑन सर्कुलर मोशन. ठीक है, मैं कोशिश करता हूँ डेमोन्स्ट्रेट करने की कि कोनिकल पेंडुलम बेसिकली काम कैसे करने वाला है, बिकॉज वंस दैट विजुअलाइजेशन इज क्लियर, जो हमने वेल ऑफ डेथ के लिए भी किया था, एक बार आपको समझ में आया कि हो क्या रहा है, तो एनालिसिस आप खुद कर सकते हो या डेरिवेशन आप समझ सकते हो. सेम वे कोनिकल पेंडुलम, फर्स्ट आई विल ट्राई टू डेमोन्स्ट्रेट इट टू यू सो दैट कुछ की पॉइंट्स आपके दिमाग में रजिस्टर हो जाए और फिर उसका डेरिवेशन करना बहुत सिंपल होगा. इज दैट क्लियर? चलिए आगे बढ़ते हैं. सो नाउ कोनिकल पेंडुलम में बच्चों हम क्या करते हैं, हम एक पॉइंट मास लेंगे, हैवी पॉइंट मास, जिसको हम बॉब कहते हैं. आई होप सिंपल पेंडुलम से सबको याद है. ओके, अगर नहीं याद है, जिसको डर लग रहा है, सो लेट मी जस्ट गिव अ ब्रीफ रिकैप कि सिंपल पेंडुलम में ऐसा कुछ होता है. एक रिजिड सपोर्ट होता है, विद द हेल्प ऑफ अ स्ट्रिंग यू विल सस्पेंड अ हेवी पॉइंट मास कॉल्ड एज बॉब. देयर यू मूव दिस बॉब अलोंग दिस पाथ. इसको ऐसे आप मूव करते हो.
फॉर सिंपल पेंडुलम. अब इसी बॉब को इंस्टेड ऑफ मूविंग गिविंग सिंपल हार्मोनिक मोशन, अगर मैं इस बॉब को सर्कुलर मोशन दे दूं, सो नाउ प्लीज ट्राई एंड अंडरस्टैंड दिस. इट्स अ मिड शिफ्ट अरेंजमेंट. आई होप you appreciate it. Okay, so ये thread is the string, ये chalk or the ठीक है, color is basically the bob. It is playing role of the bob. Okay, अब अगर मैं इसको ऐसे whirl करूँ, if I move it like this, आपको ये 3D में विजुअलाइज करना पड़ेगा. स्क्रीन पर आप इसको 2D में देख पा रहे हो. क्या बोला, कुछ समझ में नहीं आया, जाने दे, इसको देखा आप. सो नाउ इफ यू ऑब्जर्व केयरफुली, आपका जो बॉब है वो क्या परफॉर्म कर रहा है. वेरी गुड, सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है. थैंक यू. कहने से वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है. बराबर. अब जरा ध्यान से देखना बच्चों, इफ आई इंक्रीज द स्पीड, कैन यू सी दैट द चॉक इज मूविंग लिटिल अवे. थोड़ा वो बड़े सर्कल में घूम रहा है. मेरी बातों में मत आना, खुद का विजुअलाइजेशन कर. इफ आई इंक्रीज द स्पीड फर्दर, और बड़ा सर्कल बनेगा. सो एक बात बच्चों ये याद रखना कि कोनिकल पेंडुलम में जब स्पीड ऑफ सर्कुलर मोशन आप बढ़ाओगे बेसिकली, तो रेडियस ऑफ सर्कुलर मोशन भी बढ़ेगा. फिर से आई विल स्टार्ट वंस अगेन. सो आप एक स्ट्रिंग, सेम बॉब वैसे का वैसे, इस बॉब को अगर आप वर्ल करोगे या घुमाओगे इन हॉरिजॉन्टल प्लेन ऐसे, तो ये हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म करा, राइट. अब इस हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन की जो रेडियस है, इसका जो सर्कल बन रहा है उसकी जो साइज है, वो कौन डिसाइड करता है. तो डेफिनेटली वो उसकी स्पीड डिसाइड करेगी. सो अगर इसका स्पीड इंक्रीज करेंगे तो सर्कल का साइज भी बढ़ेगा. वन मोर पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन, आई विल कम टू दैट. सो स्पीड इंक्रीज होगा तो सर्कल का रेडियस बढ़ेगा. बेसिकली होता क्या, देखते जरा अच्छे से. फाइन. सो अभी मान लीजिए ये जो मेरा हाथ है दैट इज वर्टिकल. तो इनिशियली द स्ट्रिंग इज वर्टिकल. आपको शायद स्ट्रिंग नहीं दिखाई दे रही है, मैं डिस्प्लेस करके बता रहा हूँ. ओके, सो द स्ट्रिंग इज वर्टिकल. अब मेरा हाथ ऑफकोर्स यहाँ से जाने वाला है, बट यू हैव टू कीप इन माइंड कि हाथ वहां पर है. Assume, ठीक है. सो इनिशियली स्ट्रिंग और मेरे हाथ के बीच में एंगल 0, ऑलमोस्ट दे आर पैरेलल. नाउ इफ आई गिव इट लिटिल स्मॉल, छोटा सा स्पीड अगर मैं दूं, छोटी सी स्पीड में घुमाऊं, तो ये वर्टिकल से कम दूर जा रहा है. आर यू विजुअलाइजिंग इट. अगर मैं इसकी स्पीड बढ़ाऊंगा तो उसका वर्टिकल से एंगल भी बढ़ते जा रहा है. सो बेसिकली व्हेन स्पीड इंक्रीजेस, रेडियस इंक्रीजेस. अरे वो तो होने वाला है. व्हेन स्पीड इंक्रीजेस, बेसिकली क्या हो रहा है, सर्कल का साइज बढ़ रहा है, क्योंकि वर्टिकल के साथ एंगल भी बढ़ रहा है. क्लियर है, समझ में आ रहा है. सी, इट इज द एंगल इज गोइंग ऑन इंक्रीजिंग. डायग्राम बनाऊंगा तो और अच्छे से समझेगा. फर्स्ट पॉइंट, स्पीड बढ़ता है तो सर्कल का साइज बढ़ता है. सेकंड पॉइंट, स्पीड बढ़ता है तो वर्टिकल के साथ जो एंगल है, जिसको सेमी वर्टिकल एंगल बोलेंगे, वो भी बढ़ने वाला है. ओके, एक और बात जो बच्चों आपको ध्यान में रखनी है, ध्यान से देखना प्लीज. नाउ ट्राई टू विजुअलाइज दिस. इफ आई इंक्रीज द स्पीड, आपको फोकस किस पे करना पता है, थ्रेड पर. जो स्ट्रिंग है उसको देख. कब से बॉब को देख रहा था, अभी स्ट्रिंग को देख. ये 2D में उतने अच्छे से विजुअलाइज नहीं होगा बच्चों, बट इफ यू कैन डू इट एट होम फॉर योर सेल्फ. नाउ इफ यू ऑब्जर्व द स्ट्रिंग प्रॉपरली, सिर्फ स्ट्रिंग को देख. मेरा ऊपर वाला फिंगर फिक्स है, नीचे जो चौक है वो सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है. थ्रेड को देख. थ्रेड जो है ना, वो कोन के सरफेस को ट्रेस कर रहा है. इट इज ट्रेसिंग आउट सरफेस ऑफ अ कोन, एंड दैट इज द रीजन व्हाई इट इज कॉल्ड एज कोनिकल पेंडुलम. जो थ्रेड है, see when the bob is performing circular motion, the string is tracing out surface of a cone whose semi vertical angle depends upon speed of rotation of the bob. ऐसा किताबों में लिखा है, वापस से सुन. when the bob is performing circular motion, the string traces out surface of a cone whose semi vertical angle यानी theta depends upon speed of rotation of the bob. if bob की स्पीड छोटी तो आपका कोन छोटा बनेगा, एंगल छोटा होगा. अगर बॉब की स्पीड ज़्यादा, जो कि मैं कर रहा हूँ, तो कोन का साइज या रेडियस बढ़ जाता है. आर वी क्लियर, समझ में आए. सो दिस इज, ये इसका विजुअलाइजेशन है जो बहुत स्ट्रांग होना चाहिए बच्चों. ओके, अब इसका मैं एनालिसिस आपको करके समझाता हूँ, इसका डेरिवेशन या इससे रिलेटेड बातें. सो दिस इज इनिशियल पोजिशन जहाँ पे वो एग्जैक्टली वर्टिकल है. ओके, चलो अब मैंने इसको अगर दिस बॉब इज वर्ल्ड, इस बॉब को अगर मैं घुमाऊँ, सो इनिशियल पोजिशन को मैं से डॉटेड लाइन से बता देता हूँ, विच वॉज वर्टिकल. जब ये घूमता है तो ऐसे कुछ सर्कल बनाता है, स्ट्रिंग ऐसी हो जाती है. अगर मैं स्ट्रिंग की 2 पोजीशन आपको ड्रॉ करके बताऊं बच्चों, ये 2 अलग अलग स्ट्रिंग में है, एक ही स्ट्रिंग की 2 पोजीशन है. सो नाउ यू कैन सी इट इज फॉर्मिंग अ कोन. जिस सर्कल में वो घूम रहा है उसकी रेडियस ये है. हाँ, अब यहाँ पर एक और बात, लास्ट लेक्चर में
जब हम न्यूमेरिकल्स कर रहे थे तो सर्कल का जो रेडियस था वो लेंथ के बराबर लेते थे, राइट, लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। बट प्लीज ऑब्जर्व एंड टेल मी, क्या यहाँ पर ये जो रेडियस है वो क्या वो लेंथ के बराबर है? क्या ये जो रेडियस है क्या वो लेंथ के बराबर है? नहीं है ना। तो प्लीज कीप इन माइंड, अगर वो पूरा हॉरिजॉन्टल सर्कल में घूमता, कोन नहीं बनता, तो बराबर है, लेंथ विल बी इक्वल टू, सॉरी, रेडियस विल बी इक्वल टू लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। पर यहाँ सिचुएशन थोड़ी अलग है। रजिस्टर हुआ? थैंक यू। ओके, सो अभी दिस इज एट सेमी वर्टिकल एंगल, ये बॉब। सो अभी किताबों में ऐसा लिखा है, कंसिडर अ बॉब ऑफ मास m connected to a string of length L. It is suspended from a rigid support. Initially the string is vertical. Now the bob is whirled in a horizontal circle with speed v. Then the string will trace out surface of a cone. The semi-vertical of that semi-vertical, vertical के साथ आधा angle. The semi-vertical angle of the cone depends upon speed of rotation of the bob. Simple, visualize हुआ। देख, ये जो इनिशियल टाइम हम इन्वेस्ट करते हैं टू विजुअलाइज क्या हो रहा है, उसका मैथमेटिकल पार्ट बहुत सिंपल है। ओके, सो दिस इज आवर बॉब। इस बॉब पर लगने वाले फोर्सेस ड्रॉ करते हैं। एक तो वेट एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, दूसरा सब चिल्लाएंगे सेंट्रीपिटल फोर्स। बट सेंट्रीपिटल फोर्स कोई फोर्स नहीं, वो तो कोई प्रोवाइड करता है। लास्ट में भी क्या, वेल ऑफ डेथ में क्या था, नॉर्मल सेंट्रीपिटल फोर्स का रोल प्ले करा था। ओके, सो ये वेट है। फिर अगर स्ट्रिंग होगा, स्ट्रिंग बच्चों, तो स्ट्रिंग में टेंशन आएगा, पुलिंग फोर्स, दिस इज टेंशन इन द स्ट्रिंग। बस, इसके अलावा कोई फोर्स फिलहाल नहीं है। पर मुझे आपको ये समझाना है ना कि मेरा बॉब ऐसे नीचे नहीं गिर रहा है, यानी उसके वेट को कोई तो बैलेंस कर रहा है, और मेरा बॉब सर्कल में घूम रहा है, मतलब कंटिन्यूअसली डायरेक्शन चेंज कर रहा है। उसके लिए सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए, कौन प्रोवाइड कर रहा है? ये दो बातों का एक्सप्लेनेशन बाकी है। कोई तो है जो वेट को बैलेंस कर रहा होगा, अदरवाइज ये टूट कर गिर जाएगा, और कोई तो है जो उसको डायरेक्शन चेंज करने में मदद कर रहा है, ढूंढते हैं। सो ऐसा करने के लिए हम क्या करेंगे बच्चों, पता है, हम टेंशन को रिजॉल्व करेंगे इनटू टू कंपोनेंट्स। सो ये एंगल थीटा, ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, सो अल्टरनेट एंगल z बनेगा। आप समझ रहे, मैं ऐसा मान रहा हूं, देखो ये z ऐसा है, ये थीटा और ये थीटा ऐसा, अल्टरनेट एंगल। सो ये टेंशन का कॉस कंपोनेंट हो जाएगा और ये टेंशन का साइन कंपोनेंट हो जाएगा। चलो मुझे बता, वेट को कौन बैलेंस कर रहा है घर बैठे बैठे? वेट को कौन बैलेंस कर रहा है? टी कॉस थीटा। सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है? टी साइन थीटा। वेरी नाइस। ओके, सो द वेट इज बैलेंस्ड बाय टी कॉस थीटा एंड द सेंट्रीपिटल फोर्स इज प्रोवाइडेड बाय टी साइन थीटा। ओके, फिर से एक बार, फॉर इक्विलिब्रियम, फॉर इक्विलिब्रियम क्या लिखेंगे बच्चों? अलोंग एक्स एक्सिस। अभी x कौन सा और y कौन सा? सो ये हमेशा की तरह y एक्सिस है, और ये जो है दिस इज x एक्सिस। सो अलोंग x एक्सिस t sin थीटा विल बी इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r। ओके बच्चों, आया समझ में? सेंट्रीपिटल फोर्स अलोंग y एक्सिस क्या लिख सकते हैं बच्चों? अलोंग y एक्सिस क्या लिख सकते हैं? अलोंग y एक्सिस, प्लीज पार्टिसिपेट, मुंह बंद मत रख, खोल। यस, अलोंग y एक्सिस t cos थीटा विल बी इक्वल टू mg। अब एक काम करें बच्चों, इक्वेशन 1 को इक्वेशन 2 से डिवाइड करके देखते हैं। डिवाइड कर, t sin थीटा डिवाइडेड बाय t cos थीटा विल गिव यू tan थीटा। You will be surprised to see a result. mv square by r divided by mg, you will get v square by rg. सर ये तो जाना पहचाना फॉर्मूला है ऑप्टिमम स्पीड का। सेम ही है ना बच्चों, वहां नॉर्मल रिएक्शन के कंपोनेंट्स सेंट्रीपिटल फोर्स और वेट को बैलेंस कर रहे थे, यहाँ पर टेंशन के कंपोनेंट्स बैलेंस कर रहे हैं। प्लीज कीप दिस इन माइंड। सो tan थीटा इज v स्क्वायर अपॉन rg। सर हम कर क्या रहे हैं? हम बच्चों कोनिकल पेंडुलम, कभी भी पेंडुलम पड़ेगा तो उसका टाइम पीरियड ही कैलकुलेट करने वाला है। सो आर एम इज टू कैलकुलेट द टाइम पीरियड। सो फिलहाल मैंने tan ऑफ थीटा ढूंढा, तो उससे फायदा क्या हुआ पता नहीं। तो यहाँ से देखते हैं, ध्यान दो, v इज इक्वल्स टू व्हाट? अंडर रूट ऑफ rg tan थीटा। ऐसा लिख सकता हूं मैं? बिल्कुल सर। अच्छा, एक और बात बच्चों, इफ यू सी दिस ट्राइंगल, अगर आप ये ट्राइंगल ध्यान से देखो, मैं यहां ड्रॉ करता हूं, जिसमें ये सेमी वर्टिकल एंगल है, ये लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग और ये रेडियस है, सर्कल की रेडियस, ये वाले ट्राइंगल की बात कर रहा हूं मैं। सो मैं पूछता हूं व्हाट इज साइन ऑफ थीटा इन दिस ट्राइंगल, तो आप बोलोगे साइन थीटा इज r बाय l।
सो कैन वी से r इक्वल टू एल साइन थीटा, जो सर्कल बन रहा है उसकी रेडियस इज एल साइन थीटा। और यही मैंने आपसे कहा था, जब स्पीड ऑफ रोटेशन बढ़ेगा ये एंगल बढ़ेगा तो थीटा बढ़ेगा, साइन थीटा में थीटा बढ़ने के साथ साइन थीटा भी बढ़ता है, सो सर्कल का रेडियस भी बढ़ेगा। मैथमेटिकली प्रूव कर लिया जो बोल रहा था मैं। ओके, अभी हाउ टू कैलकुलेट टाइम पीरियड। तो इसके लिए आपको बेसिक एक बचपन का फॉर्मूला याद करना पड़ेगा। डू यू रिमेंबर स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम? स्पीड विल बी इक्वल टू डिस्टेंस डिवाइडेड बाय टाइम। ओके, तो इसका स्पीड क्या है v। अब टाइम पीरियड क्या होता है? टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। एक रिवॉल्यूशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम लगता है दैट इज टाइम पीरियड। ओके, क्या आप यहां से ये याद कर पा रहे हो बच्चों की एक रिवॉल्यूशन में कहना है इसने जो डिस्टेंस ट्रेवल करना है वो सर्कमफरेंस के बराबर होगा। इसी के साथ बच्चे डर गए। इन वन रिवॉल्यूशन वो जो डिस्टेंस ट्रेवल करेगा क्या वो सर्कल के सर्कमफरेंस के बराबर होगा, और सर्कल का सर्कमफरेंस इस 2πr होगा, और एक रिवॉल्यूशन को जो टाइम लगेगा वो कैपिटल टी होगा। तो यहां से हम लिख सकते हैं टी विल बी इक्वल टू 2πr डिवाइडेड बाय v। इज दैट क्लियर बच्चों? ओके, नाउ v का वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दे। सो 2π, व्हाट इज वैल्यू ऑफ r l sin थीटा, एंड व्हाट इज वैल्यू ऑफ v रूट ऑफ rg tan थीटा। ओके, सो लेट अस फर्स्ट राइट इन टर्म्स ऑफ r ओनली। चलो एक काम करते हैं, अभी ये r को भी रूट के अंदर भेजते हैं, मेरे साथ रहना। तो 2π square root of, when the r goes in the root you get r square upon rg tan theta. I hope it is visible what is written. So now you can cancel one of the r. So t will be 2π square root of, ध्यान से देखना, r square divided by r will give you r, और उस r को मैं लिखूंगा l sin theta, साथ में रहना l sin theta divided by, see I repeat once again, r square by r will give you numerator में r, but r is nothing but l sin theta, g और g tan थीटा को लिखेंगे sin थीटा by cos थीटा। क्यों सर? बहुत सारे थीटा मुझे नहीं चाहिए, कोई भी एक ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन मुझे रखना है। सो आई विल एलिमिनेट sin थीटा फ्रॉम हियर, cos थीटा विल गो इन द न्यूमरेटर, एंड t विल बी इक्वल टू 2π स्क्वायर रूट ऑफ l cos थीटा अपॉन g। दिस इज द फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम। t is equal to 2π root of l cos theta by g. If you can recall for simple pendulum t is 2π root of l by g. तो जो l by g है उसमें न्यूमरेटर में सिर्फ चेंज आया है, l cos theta है। यहाँ कोण बनेगा तो एंगल आएगा, एंगल आएगा तो cos theta आएगा। ऐसा याद रखने के लिए आप बोल सकते हो। सो टाइम पीरियड इज 2π root of l cos theta by g. I'll give you the full analysis once again. सेम सिंपल पेंडुलम, बॉब ऐसे नहीं घूम रहा है, वो हॉरिजॉन्टल सर्कुलर मोशन परफॉर्म कर रहा है। उस सर्कल का जो रेडियस है वो स्पीड ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है, और जो सेमी वर्टिकल एंगल है थीटा वो भी स्पीड ऑफ रोटेशन पे डिपेंड करता है। फिर जो स्ट्रिंग होती है वो कोन, दैट ट्रेसेस आउट सरफेस ऑफ अ कोन, हेंस द नेम कोनिकल पेंडुलम। एनालिसिस, तो किसी भी एक सिचुएशन में हमने बॉब लिया, उस पर लगने वाला वेट फोर्सेस mg और टेंशन, फिर हम सोचेंगे वेट कौन बैलेंस कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स कौन प्रोवाइड कर रहा है। सो आपने टेंशन को रिजॉल्व किया, y एक्सिस के अलोंग का इक्वेशन, x एक्सिस के अलोंग का इक्वेशन लिखा, डिवाइड करके tan थीटा फाइंड किया, यू गॉट वैल्यू ऑफ v। देन व्हाट वाज द गोल? द गोल इज टू डिराइव फॉर्मूला फॉर टाइम पीरियड। नाउ व्हाट इज टाइम पीरियड? टाइम टेकन टू कंप्लीट वन रिवॉल्यूशन। In one revolution the distance traveled is equal to circumference and the time taken is capital T. सब कुछ सब्स्टिट्यूट किया, एनालिसिस किया, आगे आंसर। सो टाइम पीरियड ऑफ कोनिकल पेंडुलम इज 2π रूट ऑफ l cos थीटा बाय g। ये वाली बात सारी बातें इंपॉर्टेंट है बच्चों, प्लीज याद रखना। कभी कभी बच्चों ऐसा भी होता है, जस्ट सो दैट यू नो, इस ट्राइंगल में टेल मी, अगर ये हाइट है, इफ दिस साइड आई टेक एज h, so what is cos theta here? Cos theta would be h divided by l, so h will be equal to l cos theta। सुनना ध्यान से। सो इस फॉर्मूले में अगर मैं l cos theta को h लिखूं तो एक और फॉर्मूला मेरे पास आता है कि t is equals to 2π square root of h by g। बट याद रखना, अगर ये फॉर्मूला आप ऐसे याद रखोगे तो h क्या है वो याद रखना, h इज पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से सर्कुलर मोशन का जो सेंटर है उसका डिस्टेंस। h is distance between point of suspension till the center of the circular motion। क्या वो लेंथ के बराबर होगा? नहीं होगा, क्योंकि जैसे जैसे बॉब घूमता है वो ऊपर भी जाता है। अरे सर ये क्या बोला आपने? सुन जरा ध्यान से। अगर इस बॉब को मैं हाई स्पीड से घुमाऊंगा, इफ आई इंक्रीज द स्पीड ऑफ इट,
प्लीज ऑब्जर्व इट. इफ आई इंक्रीज द स्पीड, इसका जो सर्कल है वो ऊपर ऊपर जाएगा. सी, ये पॉइंट ऑफ सस्पेंशन के नजदीक आते जा रहा है. इफ आई इंक्रीज द स्पीड फर्दर, प्लीज ऑब्जर्व. ओके, लेट्स स्टार्ट विद द स्मॉल स्पीड. आपको ये देखना कि ये चौक मेरे फिंगर तक पहुंचता है नहीं पहुंचता है. स्पीड कम है तो देख कितना गैप है. अगर स्पीड ज़्यादा करूँ और ज़्यादा करूँ और ज़्यादा करूँ और ज़्यादा करूँ और ज़्यादा करूँ, इज इट रेजिंग? क्या ये नज़दीक आ रहा है? और ज़्यादा करूँ और ज़्यादा करूँ और ज़्यादा करूँ और ज़्यादा करूँ. सी, ये कितना ऊपर तक आ रहा है, मुझे लग भी सकती है. और ज़्यादा करूँ और ज़्यादा. सी, सो एज द स्पीड इंक्रीजेस, ये जो हाइट है, एज द स्पीड इंक्रीजेस ये गैप कम कम होता जाएगा. सो आप ये फॉर्मूला ऐसे भी याद रख सकते हो, T is 2 pi root of h by g, where h is सेंटर ऑफ द सर्कल का पॉइंट ऑफ सस्पेंशन से डिस्टेंस. आर वी क्लियर? सो विद दिस आई टेक योर लीव. नेक्स्ट लेक्चर में आगे का डिस्कशन करेंगे. एक और एप्लीकेशन है सर्कुलर मोशन की, वर्टिकल सर्कुलर मोशन. हमने मेरी गो राउंड में क्या होता है वो पढ़ा. हमको ये देखना कि जाइंट व्हील में क्या होता है. इज दैट क्लियर? वो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है. सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर. टेक केयर. बाय बच्चों.